शिवपुरी गांव बनारस से सटा हुआ गंगा के तट पर बसा एक ऐसा गांव था जहां पुरानी परंपराएं और आधुनिकता की हवा एक साथ सांस लेती थीं। पक्की सड़कें बन चुकी थीं, मोबाइल टावर गांव को दुनिया से जोड़ रहे थे और डिजिटल इंडिया के नारे हवा में तैरते थे। पर इन सब के बीच गांव का मध्यवर्गीय समाज अपनी जड़ों से उखड़ता जा रहा था। गंगा की लहरें अब भी तट से टकराती थीं, पर उनकी शांति अब सिर्फ सतह पर थी। भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। पंडित राम मनोहर शर्मा गांव के एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार से थे। उनकी आवाज में मंत्रों की गूंज थी, पर उनके विचारों में समय के साथ चलने की छटपटाहट भी। नई सरकार सत्ता में आई तो पंडित जी के दिल में एक नई आशा जगी। देखना, अब देश बदलेगा। वे गांव के चौपाल पर जोश से कहते, भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीबों को हक मिलेगा और हमारे बच्चों को रोजगार। गांव वाले उनकी बात सुनते, कुछ मुस्कुराते, कुछ चुपचाप सिर हिलाते। उनके घर में उनकी पत्नी गंगा देवी, बेटा अभिषेक और बेटी प्रियंका थे। गंगा देवी सुबह मंदिर की घंटियों के साथ उठतीं, घर संभालतीं और हर महीने के अंत में हिसाब में उलझी रहतीं। अभिषेक ने बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था और प्रियंका ने बीएचयू से हिंदी में एमए पूरा किया था। दोनों के सपने बड़े थे, पर रास्ते संकरे। अभिषेक का सपना था गांव में एक आईटी हब बनाना। पापा, मैं बनारस में ही सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा, वह चमकती आंखों से कहता। पंडित जी मुस्कुराते, पर मन में संदेह पालते। अभिषेक ने कोशिश शुरू की, बैंकों के चक्कर लगाए, स्टार्टअप योजनाओं के फॉर्म भरे, पर हर कदम पर ठोकर मिली। बैंक वाले कहते, कोई गारंटर नहीं और कृषि भूमि पर लोन नहीं। सरकारी योजनाएं कागजों में अटक गईं और स्थानीय अधिकारी हर बार नई रिश्वत मांगते। उसका दोस्त विजय, जो दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, फोन पर कहता, यहां आजा भाई, महीने का 2 लाख पक्का। अभिषेक हर बार टाल देता, नहीं, मैं भारत में ही कुछ करूंगा। पर हर नाकामी के साथ उसकी आवाज में जोश कम होता गया। एक रात बिजली कटौती के कारण जब गांव अंधेरे में डूबा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, 3 साल सैकड़ों चक्कर और अनगिनत बहाने। आज बैंक ने फिर कहा, जोखिम भरे काम के लिए लोन नहीं, मैं हार रहा हूं। अभिषेक का सपना था गांव में एक आईटी हब बनाना। पापा, मैं बनारस में ही सॉफ्टवेयर कंपनी खोलूंगा। पंडित जी मुस्कुराते, पर मन में संदेह पालते। अभिषेक ने कोशिश शुरू की, बैंकों के चक्कर लगाए, स्टार्टअप योजनाओं के फॉर्म भरे, पर हर कदम पर ठोकर मिली। बैंक वाले कहते, कोई गारंटर नहीं और कृषि भूमि पर लोन नहीं। सरकारी योजनाएं कागजों में अटक गईं और स्थानीय अधिकारी हर बार नई रिश्वत मांगते। उसका दोस्त विजय, जो दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, फोन पर कहता, यहां आजा भाई, महीने का 2 लाख पक्का। अभिषेक हर बार टाल देता, नहीं, मैं भारत में ही कुछ करूंगा। पर हर नाकामी के साथ उसकी आवाज में जोश कम होता गया। एक रात बिजली कटौती के कारण जब गांव अंधेरे में डूबा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, 3 साल सैकड़ों चक्कर और अनगिनत बहाने। आज बैंक ने फिर कहा, जोखिम भरे काम के लिए लोन नहीं, मैं हार रहा हूं। प्रियंका कोई साधारण लड़की नहीं थी। बीएचयू से हिंदी में एमए करने के बाद उसने अपने लिए एक बड़ा सपना बुना था। वह एक ऐसी शिक्षिका बनना चाहती थी जो समाज में अपनी पहचान बनाए। मैं अपने नाम को इतिहास में लिखवाऊंगी, वह अक्सर कहती। मैं गांव की लड़कियों को दिखाऊंगी कि पढ़ाई सिर्फ शादी के लिए नहीं होती। उसकी आंखों में जुनून था और उसकी कलम में ताकत। उसने बनारस के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन किया। उसकी योग्यता थी, पर उसे जल्द पता चला कि नौकरियां कागजों से नहीं, संपर्कों और दान से मिलती हैं। एक प्रोफेसर ने संकेत दिया, अगर पंडित जी कुछ योगदान दें तो बात बन सकती है। प्रियंका ने पिता से कहा, पापा, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे कुछ करना है। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, कोशिश करो बेटी। पर कोशिशें रंग न लाईं। गांव के प्राइवेट स्कूल में 8,000 रुपये महीने की नौकरी करते हुए प्रियंका का मन घुटता था। उसने अपने छात्रों को साहित्य की गहराई सिखाई, कविताओं में क्रांति की बातें बताईं, पर हर शाम घर लौटते वक्त उसे लगता कि वह खुद अपनी क्रांति से दूर जा रही है। एक दिन उसने पिता से कहा, पापा, मैंने टीचर की नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, पर परीक्षा ही नहीं हुई। मैं कुछ कर गुजरना चाहती हूँ, पर यहाँ मौके ही नहीं हैं। पंडित जी चुप रहे। घर में महंगाई की आंच बढ़ रही थी। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, तेल, सबके दाम आसमान छू रहे थे। गंगा देवी बाजार से लौटते वक्त थैली हल्की और आंखें भारी लिए आती।
पहले 1000 रुपये में हफ्ता चल जाता था, अब एक दिन में खत्म। वह बड़बड़ाती। एक दिन उन्होंने पंडित जी से कहा, अब तो बच्चों के लिए कुछ बचा नहीं पाती। प्रियंका की किताबें और अभिषेक के सपने सब खाली रह गए। पंडित जी ने सिर्फ सिर हिलाया। एक शाम पंडित जी गंगा किनारे बैठे थे। उनके हाथ में अखबार था। देश में बेरोजगारी 45 साल के उच्च स्तर पर। उनकी आंखों के सामने सत्ता परिवर्तन की वो उम्मीद धुंधली पड़ रही थी। गांव की पंचायत में उनकी बातों का वजन कम हो गया था। रमेश यादव ने तंज कसा, पंडित जी, आप तो सरकार के भक्त थे, अब बताइए हमारा क्या होगा? पंडित जी ने धीरे से कहा, मैं भी अब समझ नहीं पा रहा। मेरा बेटा बेकार बैठा है, बेटी अपने सपनों से जूझ रही है और मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा। आखिरकार अभिषेक ने हार मान ली। एक रात उसने विजय को फोन किया, हाँ भाई मैं आ रहा हूं। अगले दिन उसने पिता से कहा, पापा यहां कुछ नहीं बचा, दुबई में कम से कम मेहनत का फल तो मिलेगा। पंडित जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अभिषेक की डायरी का आखिरी पन्ना था। मैंने कोशिश की, पर यह सिस्टम मेरे सपनों का साथ नहीं दे सका। प्रियंका पर दबाव बढ़ता गया। गांव वाले कहते, 28 की हो गई, अब शादी करो। रिश्तेदार ताने मारते, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी, घर ही तो संभालना है। उसने डटकर जवाब दिया, मैं घर नहीं, समाज संभालना चाहती हूं। मैं अपने नाम को जीवित रखना चाहती हूं। पर समाज उसकी महत्वाकांक्षा को बर्दाश्त न कर सका। पंडित जी ने एक दिन कहा, प्रियंका, तिवारी जी का बेटा दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है, शादी तय कर रहा हूं। प्रियंका ने गुस्से से कहा, पापा मुझे वक्त दें, मैं हार नहीं मानूंगी। पर पंडित जी ने कड़क आवाज में कहा, बस अब और नहीं। प्रियंका की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रियंका की सास ने साफ कहा, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पति ने भी साथ नहीं दिया, मेरी सैलरी काफी है, तुम घर संभालो। प्रियंका ने एक आखिरी कोशिश की। अपने ससुराल में एक छोटा साहित्यिक समूह शुरू किया, पर उसे बेकार की बातें कहकर बंद करवा दिया गया। एक दिन उसने अपनी डिग्री और कविताओं को एक पुराने डिब्बे में बंद कर दिया। उसकी डायरी में लिखा था, मैंने सोचा था कि मैं साहित्य से दुनिया बदल दूंगी, पर यहां तो मेरे सपनों को ही बदल दिया गया। अब मैं सिर्फ एक नाम हूं जो किसी और के घर की दीवार पर टंगा है। अभिषेक दुबई चला गया, प्रियंका दिल्ली। पंडित जी का घर अब सन्नाटे से भर गया। गंगा किनारे का पीपल का पेड़, जहां कभी आरती की ध्वनि गूंजती थी, अब सिर्फ हवा की सरसराहट सुनता था। गंगा देवी रोज मंदिर जाती और प्रार्थना करती, हे राम, बस इतना करो कि मरते वक्त बच्चे पास हों। उनकी आंखें प्रियंका की किताबें देखकर, अभिषेक के पुराने कपड़े छूकर या किसी शादी के ढोल सुनकर भर आती। पंडित जी ने बोलना छोड़ दिया। न गंगा आरती, न पंचायत की बैठकें, न रामायण का पाठ। उनके दिन अब सिर्फ खामोशी और यादों में बीतते थे। गंगा देवी सुबह उठती, मंदिर जाती, सूखी रोटी खाती और रात को पंडित जी के बगल में चुपचाप सो जाती। एक दूसरे से बात कम होती थी, पर उनकी चुप्पी में एक अनकहा दर्द था। एक सर्द शाम गंगा किनारे भक्ति गीत गूंज रहे थे। पंडित जी और गंगा देवी अपने आंगन में बैठे थे। घर की दीवारें जर्जर हो चली थीं और छत से हवा की सनसनाहट सुनाई देती थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। पंडित जी ने धीरे से कहा, हमने बच्चों को सपने दिए, पर उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं दे सके। गंगा देवी की आंखों से आंसू टपके, और अब हमारा साथ भी सिर्फ यह सन्नाटा है। रात गहराने लगी। पंडित जी और गंगा देवी अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। घर में एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर कांपती छायाएं बना रही थी। बाहर गंगा की लहरें चुपचाप बह रही थीं। दोनों एक दूसरे की ओर पीठ किए लेटे थे, न कुछ बोले न कुछ सुना। उनके बीच की खामोशी अब उनकी सबसे बड़ी साथी थी। सुबह जब सूरज उगा, पंडित जी का घर वहीं खड़ा था, खामोश, सुनसान और अकेला। पंडित जी और गंगा देवी अपने एकाकी जीवन में डूबे थे, जहां न बच्चों की हंसी थी, न उम्मीद की किरण। बस एक अनंत सन्नाटा था जो गंगा की लहरों के साथ बहता रहा। यह कहानी उन हजारों परिवारों की है जहां सपने जन्म लेते हैं, पर व्यवस्था और समाज की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। अभिषेक और प्रियंका जैसे नौजवान या तो विदेश की राह पकड़ते हैं या अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुचलकर सामान्य जीवन जीने को मजबूर होते हैं, और पंडित जी व गंगा देवी जैसे बुजुर्ग एकाकीपन की सजा भुगतते हैं, न बच्चों का साथ, न समाज का सहारा। गंगा के तट पर बसे
इस देश में प्रगति के नारे गूंजते हैं, पर सच्चाई यह है कि यहां सपनों का दम घुटता है और अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है।